नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आसाम की हैं। ये जो वीडियो आप चलता हुआ देख रहे हैं ये आसाम का है। यहां पर ये जो तेज नदी का बहाव आप देख रहे हैं ये आसाम के नजारे हैं। लोगों के साथ जो तस्वीरें आ रही हैं कुछ ऐसी हैं जिन्हें नहीं दिखाया जा सकता। लोग परेशान, घर से बाहर निकले हुए, कुछ इस तरह से पीड़ित और प्रताड़ित हुए लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि घरों की एक एक मंजिल तक डूब चुकी हैं। बच्चे, एक तस्वीर जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है उसमें एक बच्ची की किताबें जो हैं वो सड़क पर सूखती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आसाम से आ रही हैं। आसाम में इस समय बाढ़ के हालात हैं। देश भर की तमाम जो चर्चाएं हैं उसके बीच में आसाम के हमारे भाई बहन जो इस पूरी बाढ़ से प्रभावित हैं, बहुत सारे आसाम के वो क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से लगते हैं, यानी कि कहा जाए तो पूर्व उत्तर के जो क्षेत्र हैं आसाम के, उसके कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। और इस बाढ़ के चलते 50 से अधिक लोगों की जान गई हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। आसाम में 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, ये हेडलाइंस हैं। कुछ अखबारों में डेथ काउंट 66 बताया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए रिलीफ के नाम पर बीजेपी ने फिलहाल लॉन्च करने की खबर दी है। भाजपा सरकार है और सवाल यह है कि आसाम में हर साल बाढ़ क्यों? असल में हर बार जब भी मानसून आता है और आसाम का नाम ना आए ये रेयर ही लगता है। हां, कभी कभी वो अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देता है या वो कीर्तिमान स्थापित करता है कि पिछली बार ऐसा नहीं था। लेकिन आसाम लगातार, इवन सरकारी वादों में भी, अमित शाह जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है 2021 का, जब उन्होंने ये कहा कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। तो ऐसा क्या है जिसको नहीं किया जा रहा? अगर कर दिया होता तो शायद बाढ़ ही ना आती। तो क्या बाढ़ मानव निर्मित है या फिर बाढ़ का प्रबंधन अभी हो नहीं पाया है? इन तमाम सवालों को आज के इस सत्र में डिस्कस करेंगे। सरकार के द्वारा इस तरह की चर्चाएं हेडलाइंस के अंदर निकल कर आ रही हैं। किताबों का सड़कों पर सूखना, ये हेडलाइंस हैं। अब सबसे बड़ी चर्चा ये कि ये जो बाढ़ जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में क्या चाइना का भी कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि आसाम असल में ब्रह्मपुत्र नदी की सिल्ट से बना मैदान है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो तलछट आया उससे बना मैदान असल में आसाम है। और आसाम में ब्रह्मपुत्र का जो बहाव क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश से पीछे यारलंग सांगपो के नाम से तिब्बत चाइना से होते हुए भारत में आ रही ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना के द्वारा डैम बनाने के प्रयास रहे हैं और वो बना भी रहा है। ऐसे में अगर वो डैम खोल दे तो जो आज स्थिति है वो आसाम के अंदर और भीषण हो सकती है। ऐसे में इन तमाम सरकारी प्रयासों का आज मूल्यांकन होगा। समझेंगे कि आसाम में इतनी ज्यादा बाढ़ क्यों आती है, क्या समाधान हो सकते हैं, सरकारी प्रयास कहां विफल रहे हैं, उन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, और वो ये कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, यहां पर आपको आने वाले 1-2 दिन में रेगुलर एक्सप्लेनर्स मिलने शुरू होंगे। अगर आप खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें यहां पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने इसका कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया। बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने कुछ नीतिगत परिवर्तन किए हैं जिसके चलते अब हम लोग भी आपके साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट बनाकर चलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें भारत के पूर्वोत्तर राज्य आसाम की। आसाम के अगर हम और अच्छे से अंदर एंट्री करें तो एक चीज जो हम डिकोड कर पाते हैं वो ये कि आसाम बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है। आसाम के साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि अन्य जितने भी राज्य जिनको आप पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं वो सब आसाम से सीमा साझा करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए यह राज्य है। इस राज्य को अगर मैं अलग अलग कलर कोड्स में दिखाऊं तो फिलहाल जो ये आप पिंक कलर कोड में देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आसाम का। ये कौन सा क्षेत्र है? जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीधा संपर्क में आ रखा है। अरुणाचल प्रदेश के कारण क्यों? क्योंकि असल में जो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पीछे से होते हुए, हिमालय के पीछे से होकर, यानी कि भारत के उत्तर में तिब्बत की तरफ से होते हुए जो रिवर ब्रह्मपुत्र आ रही है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर आसाम में और आसाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है। इस जगह एंट्री पॉइंट के आसपास ये जितने भी तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवनगर, जोरहट, माजुली, लखीमपुर, गोलाघाट, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। क्या केवल ब्रह्मपुत्र इतने क्षेत्र में फैली हुई है? नहीं, असल में एक तरफ हिमालय है और एक तरफ हिमालय के साथ साथ पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं,
मानसून की बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र से मिलकर के जुड़ने वाली जो सहायक नदियां हैं, जैसे इस क्षेत्र के अंदर बराक नदी, लगभग 40 से अधिक ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जहां से ब्रह्मपुत्र का अंदर पानी जा रहा है, यानी कि एक तरह से कैचमेंट एरिया भी है ये ब्रह्मपुत्र का। तो ऐसे में जब पानी उन नदियों का इस नदी में पहुंचता है तो तेज बारिश के चलते इन आसपास के क्षेत्रों के अंदर इस स्थिति को देखा गया है। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 5 जिलों में 5,24,700 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। यह आसाम प्रबंधन का है। सबसे ज्यादा जो जिला प्रभावित है वो चराईदेव है, जहां पर लगभग 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में बताए गए हैं। भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं यहां पर लगातार सर्विसेज दे रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं उनसे आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। लोग अपने खाने पीने के अनाज को लेकर के, अपनी तमाम प्रकार की पशुधन, अपने कृषि, अपने मवेशियों को, अपने संसाधनों को बचाते हुए दिख रहे हैं। सवाल है साहब, बाढ़ होती क्या है? बहुत ज्योग्राफी का सिंपल सा कंसेप्ट है साहब कि अगर पानी हद से ज्यादा आ जाए, जिससे नदियों में उफान आए, अत्यधिक वर्षा हो, तो मतलब ये वो बात है जिसमें कि पानी का स्तर जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा आ गया, दैट इज बाढ़। लेकिन बाढ़ के प्रमुख कारण जो है ना, उसमें बारिश ही अकेली जिम्मेदार नहीं है। बारिश का गलत प्रबंधन भी बड़ा जिम्मेदार है। गलत प्रबंधन क्या है उस पर हम चलेंगे। फिलहाल के लिए नदियों का खतरे का निशान से ऊपर बहना, ये तमाम चीजों को आप देखते हैं। भारत के अंदर जहां तक बाढ़ की बात आए तो भारत में चाहे वो गंगा का बेसिन हो या गंगा का प्रभाव क्षेत्र हो या ब्रह्मपुत्र का, ये गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे देश के अंदर 60% वो एरिया कवर करते हैं जहां पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें बाढ़ की अधिक संभावनाएं देखी जाती हैं। विश्व में अगर बाढ़ की बात की जाए तो बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बाढ़ आती है। मरने वालों की संख्या के ऊपर भी अगर क्रम निकालें तो भारत में लगभग दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर हम आते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से अपने जान गंवाते हैं। भारत के अंदर प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले इंडो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो, उसके बाद में अगर देखा जाए तो असम घाटी, कश्मीर घाटी, पंजाब, हरियाणा, ये वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं। इनमें एक चीज कॉमन है और वो ये कहीं ना कहीं हिमालय से निकली हुई नदियां या फिर वो तटीय नदियां जो कि हमारे मेजर दक्षिण भाग में निकलकर आ रही हैं, उन क्षेत्रों में जहां नदियां बह रही हैं वहां बाढ़ है और इसी वजह से आप बाढ़ की खबरों को सुन पाते हैं। प्रबंधन के नाम पर क्या होता है? तो प्रबंधन के नाम पर सरकार कई बार कहती है कि हमने नदी के किनारे किनारे पूरी तरह से तटबंध बना दिए हैं, डैम के लिए तमाम सेफ्टी उपकरण बना दिए हैं, नदियों के ऊपर पहले ही डैम बना दिए जाते हैं ताकि ज्यादा बारिश आए तो पानी को रोक लिया जाए, फिर धीरे धीरे उसको रोका जाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना वो यही कि आसाम जैसे क्षेत्र में बाढ़ के तमाम कारणों में मानसून को आप इग्नोर और क्लाइमेट चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके तमाम प्रयास धरे रह सकते हैं यदि मानसून में आपकी औसत से अधिक बारिश हो जाए। आसाम के केस में जो कहा जा रहा है वो यही कि यहां पर दशकों से बाढ़ की चर्चाएं रही हैं और दशकों से बाढ़ की चर्चाओं में बीते 10 साल के अंदर 838 लोग आसाम में बाढ़ से जान गंवा चुके हैं। अगर आप रिपीटेशन देखें तो 1988, 98, 2004, 12, 19, 22, 26 लगभग 4 साल में औसत से अधिक बारिश यहां पर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहां की जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनके बहाव क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ की स्थितियां बनकर आती हैं। अगेन आप एक बार देख लें, यारलंग सांगपो के नाम से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में देबांग के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से आसाम में और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाती है और यही नदी बांग्लादेश में भी कारण बनती है बाढ़ का। यह भी एक बड़ा रीजन बनकर आता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वाली बात, जिसमें कि वेदरिंग, इरोजन, ये सारे प्रोसेस समझ में आए कि यहां पर किस तरह से बाढ़ आती है। जहां तक बात हो बारिश की, तो बारिश राज्य में हर साल औसतन 2800 से लेकर 3000 मिलीमीटर दर्ज होती है। लेकिन जब बारिश की मात्रा बढ़ती है तो यहां पर बहुत सारी तेज बारिश भूमि कटाव करती है। भूमि कटाव के साथ साथ वनों की कटाई के कारण भी यहां पर ये स्थितियां बनकर आती हैं। तो मुझे जहां तक लगता है ये वो कारण है जिसके ऊपर चर्चा केवल बाढ़ के समय होती है। यही दुर्भाग्य है। अगर जिस समय बाढ़ नहीं है उस समय पर अगर इसका सही से प्रबंधन किया जाए तो निश्चित ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है। हालांकि चाइना भी अब जिस तरह से इस नदी के ऊपर डैम बनाने के प्रयास में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उसके द्वारा डैम बनाया जा रहा है, आने वाले टाइम में वो इससे भी बड़ी थ्रेट बनेगा। अगर उस जल का इस्तेमाल वैसे ही किया जाना शुरू हुआ जिसका हमें डर है, मतलब आपके बारिश के समय पर ही वो डैम के गेट्स और खोल दे कि साहब जल हमसे संभल नहीं रहा, तो उस जल के तेज बहाव के चलते तमाम जो
तटबंध हैं वो उनको और नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक ऐसी थ्रेट है जो जब भी ब्रह्मपुत्र की चर्चा होती है तब जरूर आती है। फिलहाल के लिए हमारा सभी का, जितने भी हमारे आसाम के भाई बहन हैं, उन सबके साथ इस बात को लेकर के भाव जुड़ा है कि आप सुरक्षित रहें, सजग रहें। उन सभी चीजों से पहले आप ये भी सजग रहें कि जब भी आप कोई एनक्रोचमेंट होता देखें तो सभी सार्थक रूप से उस चीज में अपनी पूरी मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसको करते हुए आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और सरकार से प्रयास यही कहे जाएं कि साहब आप फ्लड फ्री बनाने की कह रहे थे, आपका फ्लड फ्री अभी तक आसाम नहीं हुआ है, तो कृपया करके इस पूरे क्षेत्र में जो भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उन्हें किस तरह एग्जीक्यूट कराया जा सकता है उस पर तुरंत अमली जामा पहनाया जाए। फिलहाल के लिए सरकारी प्रयास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसी चीजों को तैनात कर तो दिया गया है, ये बेचारे अपने स्तर पर तमाम प्रयास बचाव के नाम पर करते हैं। सभी लोग फिलहाल के लिए आसाम के लिए प्रे कर रहे हैं, आप भी करिए। धन्यवाद।